हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों यह वीडियो है साइंस डोज की, डेली साइंस डोज। और बता दें कि इसमें जो हम मिशन बनाया गया है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी को, दिल्ली पुलिस को। ठीक है, तो देखिए यह वीडियो रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आईएएस, स्टेट लेखपाल, दरोगा और मुख्य रूप से दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस आदि के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, यदि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब मैं आपसे बता दूं कि इसमें जो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के तीनों के रिमिक्स 20 क्वेश्चन को लिया गया है जो कि पिछले 10 साल के पेपर्स में पूछे गए हैं। और दोस्तों वही क्वेश्चन इसमें लिया गया जो बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए। देखिए पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जल की गलन गुप्त ऊष्मा कितनी है। देखिए 80 कैलोरी है, इसका सही आंसर हो जाएगा 80 कैलोरी और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है, वो जैसे कोई ठोस पदार्थ है वो गल गया, पिघल के किस में बदलेगा, तो द्रव में बदल जाएगा। तो जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितना टेम्परेचर लिया उसे ही हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। जैसे बर्फ थी, बर्फ अगर पिघल के पानी हो गया, ठीक है, पानी हो गया, जल हो गया, तो अब यह बर्फ से जल में बदलने में जितनी भी ऊष्मा लेगा उसे हम कहेंगे गुप्त ऊष्मा। और चूंकि बर्फ है, गलेगा, पिघलेगा तभी तो द्रव में बदलेगा, जल बनेगा। तो हम जब बर्फ पिघल कर जल बन जाता है तो जितना टेम्परेचर वो लेता है उसे ही हम कहते हैं जल की गलन गुप्त ऊष्मा। और ये हमेशा ग्राम में व्यक्त की जाती है, प्रति ग्राम, 1 ग्राम। मतलब कि 1 ग्राम जो जल है वो बर्फ से किस में बदल रहा है, जल में बदल रहा है, ठीक ना। तो उसमें कितनी ऊष्मा लगेगी तो उसको हम कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा, मीन्स 80 कैलोरी और प्रति ग्राम। इसको अगर पूरा हम लिखें तो प्रति ग्राम में होता है। अब देखिए अगर वहीं पर कोई पदार्थ है जो द्रव था पहले, ठीक है, द्रव था, उसको हम गर्म करना शुरू किया और वो वाष्पन हो गया, मीन्स गैस बन के उड़ने लगा। तो द्रव से गैस बनने में जितनी भी ऊष्मा वो पदार्थ लेगा उसे हम कहेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यदि पानी के लिए देखा जाएगा तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा, याद रखिएगा। यदि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पूछी जाती है पानी की तो ये हो जाएगा 540 कैलोरी, या फिर अगर इसको जूल में पूछा जाएगा तो 226 जीरो, मीन्स 2260 किलो जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, प्रति किलोग्राम में व्यक्त करेंगे तो 2260 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किस यंत्र की सहायता से घनत्व मापा जाता है, डेंसिटी। तो देखिए दोस्तों, डेंसिटी मीटर में होता है मापी, डेंसिटी में होता है घनत्व, घनत्व मापी कोई उपकरण नहीं होता है। तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर को याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हाइग्रोमीटर पूछा जाता है तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता या नमी नापी जाती है, वायुमंडल की आर्द्रता या फिर नमी नापी जाती है, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर लाइसीमीटर है, तो लाइसीमीटर से वाष्पोत्सर्जन की दर नापते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, देखिए इसको अगर अलग अलग हम लोग कर दें तो एक आएगा वाष्प, एक आएगा उत्सर्जन। वाष्प क्या होता है, जब पानी को गर्म करते हैं तो भाप बनता है, भाप बन के उड़ने लगता है, इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। होता क्या है, जैसे कभी कभी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें जमीन से पानी को अवशोषित करती हैं, जल को अवशोषित करती हैं। तो जब कभी पौधों के अंदर जो अवशोषित पानी होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वे आवश्यकता से अधिक जल को वाष्प के रूप में उत्सर्जित करते हैं वायुमंडल में। तो वही क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। और इसी वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए लाइसीमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए पहला है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या करते हैं, दूध की शुद्धता को नापते हैं। तो दूध की शुद्धता को नापने का एक यंत्र है, उसका नाम क्या है, लैक्टोमीटर। तो हाइग्रोमीटर क्या है, आर्द्रता मापने वाला। हाइड्रोमीटर क्या है, घनत्व मापने वाला। इसकी सहायता से हम किसी भी पदार्थ का घनत्व माप सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक, सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है। तो इसके लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन है, तो नाइट्रोजन है, याद रखिएगा। पेड़ पौधे, चूंकि पेड़ पौधे मतलब कि सबसे ज़्यादा हैं, इनको स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कहते हैं मीन्स ये अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते भी हैं और हमको भी खिलाते हैं, मतलब सभी जंतुओं को भी खिलाते हैं। सभी जंतु परपोषी होते हैं और सभी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स या फिर स्वपोषी कहते हैं। और उनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है नाइट्रोजन। फिर हमारे बॉडी में प्रोटीन होती है, प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग मटेरियल।
यदि प्रोटीन नहीं रहेगी तो बॉडी नहीं रहेगी। तो हमारे लिए भी प्रोटीन जरूरी है और पौधों के लिए भी। तो पौधों के लिए खाद जरूरी होता है। खाद में नाइट्रोजन सबसे मेन और मुख्य कंपोनेंट होता है, अधिक मात्रा में होता है। और हमारी बॉडी में प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन भी नाइट्रोजन से ही बनती है। अमीनो अम्ल से बनेगी तो अमीनो अम्ल में नाइट्रोजन जरूरी होता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा तत्व है? नाइट्रोजन। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में रुधिर दाब कितना होता है? रुधिर दाब मतलब बोले तो बीपी, ब्लड प्रेशर। ये धमनियों और शिराओं में होता है। धमनियों में हमेशा हाई ब्लड प्रेशर होता है और शिराओं में हमेशा लो ब्लड प्रेशर होता है। तो धमनियों में हमेशा कितना ब्लड प्रेशर होता है? तो सामान्य मतलब कि एक स्वस्थ पुरुष में होता है 120 mm पर Hg, 120 mm पर Hg। और फिर वेन्स में, शिराओं में कितना होता है? तो 80 mm पर Hg। तो कुल मिलाकर हो जाएगा 120 80। 120 80 देखिए कहाँ है? तो सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर मीन्स बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो सबसे पहले प्रतिरोध समझिए। प्रतिरोध का मतलब होता है आर। जैसे मान लीजिए ये चालक तार है कोई, ठीक है, कंडक्टर है ए और बी। ये चालक तार है, जब हम इसमें वैद्युत धारा आई बहाते हैं इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में धारा के प्रवाह को एक गुण होता है, वो रोकता है। धारा अगर इधर से इधर बह रही है, ए से बी की तरफ बह रही है, तो एक गुण इसमें ऑटोमेटिक लगता है बी से ए की तरफ में, वो इस धारा के प्रवाह को रोकता है, उसी को कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, ये सभी सुचालक तारों में एक गुण होता है और ये प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है और इसका मात्रक होता है ओम। ये देखिए सिंबल होता है ओम का। ठीक है, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, अगर ओम इन्वर्स कर देंगे तो ये चालकता का मात्रक हो जाएगा। और विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और जब उसका मात्रक निकालेंगे तो आ जाएगा ओम मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरेला। क्लोरेला। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव को गर्म करने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित होता है, क्या होता है? देखिए तो कोई द्रव होता है, द्रव पदार्थ मान लीजिए यहाँ पर है, तो इसके अणु पास पास होते हैं और जब हम इसको गर्म करते हैं ना तो इसके अणु दूर दूर हो जाते हैं। जब इसके अणु पास पास रहेंगे तो इसमें सहसंजक बल काम करेगा और सहसंजनता के कारण इसका पृष्ठ तनाव नियत बना रहेगा। ठीक, और जब हम इसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे यहाँ से, तो इसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो इसकी सहसंजनता कम होगी, सहसंजक बल इसके अणुओं के बीच में कम लगेगा और इसके वजह से पृष्ठ तनाव घट जाएगा। यह गुण होता है द्रवों में। ठीक है, अगर गैसों में लिया जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, मीन्स गैसों का, अगर गैसों को गर्म करेंगे तो उनका पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केचुआ तथा एनेलिडा वर्ग में, ठीक है, रुधिर परिवहन तंत्र मीन्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है? तो उसमें बंद प्रकार का होता है। ठीक है, मीन्स उसमें एक कैनाल होती है और हर्ट होता है। तो हर्ट में ब्लड जो होता है अपना फिक्स पड़ा रहता है और पूरे बॉडी में केवल दो धमनी और शिराओं के माध्यम से, मीन्स डॉर्सल ब्लड वेसल्स और वेंट्रल ब्लड वेसल्स की सिस्टम में बहता है। ठीक है, तो देखिए केचुए की बात है। केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। केचुए को किसान का मित्र कहते हैं। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसान का मित्र किसे कहते हैं? किसान का मित्र किसे कहते हैं? तो केचुआ को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह किसान जैसे खेत जब जोतता है तो ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, सबकी उर्वरता समान हो जाती है। तो केचुआ स्वयं नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी को नीचे करता है। अब बात है कि एनेलिडा में कुछ सदस्यों का नाम बताइए। जैसे उदाहरण, कौन कौन से ऐसे जीवन जो एनेलिडा वर्ग में आते हैं? तो केचुआ, आप जान रहे हैं केचुआ, और फिर उसके बाद जोंक, जोंक के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जोंक भी किसका उदाहरण है? तो एनेलिडा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायः किडनी में पथरी किसके निर्माण के कारण होती है? मतलब जो पथरी होती है ना, ये दो जगह होती है, इसको स्टोन कहते हैं। ये दो जगह होती है, या तो ये किडनी स्टोन हो जाएगी, मीन्स किडनी में हो जाएगी, वृक्क में, या तो फिर होती है लीवर में। लीवर में होगी तो लीवर स्टोन बोलेंगे और किडनी में होगी तो किडनी स्टोन बोलेंगे। और ये स्टोन होता क्या है? तो देखिए इसको रासायनिक रूप से कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट।
और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट जब जमा होने लगता है लीवर में या फिर किडनी में तो हम कहते हैं कि पथरी हो गई है। ठीक है, तो ये प्रायः किसके निर्माण के कारण होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट लवण के कारण होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का फार्मूले की बात अगर करें तो इसका फार्मूला देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे भी। तो ये हो जाएगा CaCOO का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। और वैसे ऑक्जेलेट का फार्मूला देखिए होता है, ऑक्जेलिक अम्ल बनता है COOH और जिसमें से ये हाइड्रोजन दोनों निकल जाता है प्लस प्लस, तो ये माइनस बच जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा C2, ये देखिए फार्मूला गलत हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा C2O4 डबल माइनस होता है इस पर, और इसमें जब कैल्शियम जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये फार्मूला पूरा। तो हो जाएगा देखिए C2O4 और फिर Ca, ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट में किस घटक की मात्रा सबसे अधिक होती है, किस घटक की। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि सीमेंट किन किन पदार्थों का मिश्रण होता है। तो देखिए इसका सही आंसर तो हो जाएगा चूना, चूना हो जाएगा। ठीक है, जिसको लाइम कहते हैं। और ये चूना सीमेंट में कितना परसेंट होता है, तो 60 से 67% तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जिप्सम क्यों मिलाया जाता है सीमेंट में, जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है कि अगर जिप्सम नहीं मिलाया जाएगा तो सीमेंट में जैसे ही पानी मिलाएंगे सीमेंट जम जाएगा और पत्थर की तरह कठोर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि मजदूर जो उसमें ला देते हैं, किसी बर्तन में लेते हैं सीमेंट मसाला और उसको लेके जाते हैं जहाँ पर जुड़ाई का कार्य चालू रहता है वहाँ तक, तो बार बार धीरे धीरे लेके जाते रहते हैं। अगर सीमेंट में पानी डालते ही तुरंत सीमेंट अगर जम गया तो वो नहीं लेके जा पाएंगे। तो सीमेंट में पानी डालने के बाद वो देर से जमे, उसके जमने की दर को मतलब सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। याद रखिएगा, जिप्सम का फार्मूला यदि पूछा जाए तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। और अगर CaSO4 और 1/2H2O कर दिए तो ये POP होता है। POP क्या होता है, घरों में सजावट इससे किया जाता है। और जब हड्डी वड्डी टूट जाती है, पैर टूट जाता है किसी का, तो वहाँ पर शल्य चिकित्सा में उसके टूटे हुए भाग पर ऊपर से एक लेप लगाया जाता है, सफ़ेद रंग की पट्टी लगाई जाती है, वही POP होता है। तो ये देखिए जिप्सम हो गया, ये POP हो गई। तो सीमेंट में ऊपर वाला मिलाया जाता है। याद रखिएगा, सिलिका क्या होता है, सिलिका को क्वार्ट्ज कहते हैं या फिर बालू कहते हैं, और यह अम्लीय गालक कहलाता है। इसका फार्मूला होता है SiO2। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे कि सीमेंट के कंपोजिशन में कौन कौन होता है और कितना कितना परसेंट होता है। देखिए सीमेंट में ये लाइम मतलब चूना, चूना कितना परसेंट होता है, तो 60 से 65%। सिलिका कितना परसेंट होता है, तो 17 से 25%। एलुमिना कितना परसेंट होता है, 3 से 8%। मैग्नीशियम मतलब MgO, ठीक है, MgO, और ये कितना परसेंट होता है, तो 1 से 3%। आयरन ऑक्साइड को कहते हैं Fe2O3, ये कितना परसेंट होता है, तो आधा से 6% तक। कैल्शियम सल्फेट मतलब वही जिप्सम, CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम। ठीक है, वो कितना रहेगा, तो देखिए 0.1 से 0.5%। सल्फर ट्राईऑक्साइड मीन्स SO3, ठीक है, वो कितना परसेंट रहेगा, तो 1 से 3%। और देखिए एल्कालाइन मीन्स क्षारीय पदार्थ कितना रहेगा, तो 0.1%। ठीक है, चलिए ये सीमेंट का है। और सीमेंट की खोज किसने किया था, तो जोसेफ स्पीडन ने किया था, जोसेफ स्पीडन ने। और इन्होंने किस देश में किया था, तो इंग्लैंड में किया था। ठीक है, ये इंग्लैंड के कहाँ पर किए थे, इंग्लैंड के किस जगह पर, तो पोर्टलैंड में। ठीक है, जब सीमेंट खोजा गया, जोसेफ स्पीडन ने खोजा, तो फिर देखा कि सीमेंट जमने के बाद इंग्लैंड में एक जगह है पोर्टलैंड। सीमेंट जमने के बाद इंग्लैंड में जो पोर्टलैंड जगह थी वहाँ पर पत्थर बहुत कड़े कड़े पाए जाते थे। तो सीमेंट जमने के बाद पोर्टलैंड पत्थरों की तरह बहुत कठोर हो गया था, इसलिए सीमेंट का नाम पड़ गया था पोर्टलैंड सीमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जल के पृष्ठ पर संचारित तरंग किस प्रकार की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। अब देखिए पूछ लिया जाता है कि ठोसों या द्रव की सतह पर कौन सी तरंग प्रायः उत्पन्न हो जाती है, तो अनुप्रस्थ तरंग। अगर कोई तनी हुई डोरी है तो तनी हुई डोरी को अगर आप नचा देते हैं या फिर हाथ से उसको छू देते हैं तो उसमें एक रस्सी मतलब घूमने लगती है, तो उसमें कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, तो उसमें भी अनुप्रस्थ तरंग। अब देखिए बात पूछी जाती है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग दोनों में कंपैरिजन की। तो देखिए जो अनुप्रस्थ तरंग होती है वो ठोस और द्रव में दोनों में चलती है, और अनुदैर्घ्य तरंग जो है वो ठोस द्रव गैस तीनों में चलती है। ठीक है, अब जो अनुप्रस्थ तरंग है उसमें जब संचार होता है, जब तरंग चलती है, तो माध्यम के कण हमेशा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत काम करते हैं और श्रृंग और गर्त में होकर चलते हैं, श्रृंग और
गर्त में होकर चलते हैं, ठीक है, और इसमें लंबवत काम करते हैं। लंबवत मतलब माध्यम के कण हमेशा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत काम करेंगे। और जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है ये संपीड़न और विरलन के माध्यम में चलती है, संपीड़न व विरलन के माध्यम में चलती है। और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चलती है। और इसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग संचरण के दिशा के समानांतर कार्य करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण, जैसे देखिए ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग में कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। अगर वायु में ध्वनि तरंग है, कोई लाउड स्पीकर चिल्ला रहा है हवा में, तो वो कौन सी तरंग होगी? अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगर जैसे मान लीजिए स्प्रिंग को खींच के छोड़ दीजिए तो कौन सी तरंग आएगी? अनुदैर्ध्य तरंग। भूकंप तरंगें जो पी और एस और टी तरंगें होती वो कौन सी हैं? तो अभी अनुदैर्ध्य तरंगें, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, कुप्फर कोशिकाएं किस संघ में पाई जाती है? देखिए कुप्फर कोशिकाएं ये उपाधि है या फिर संज्ञा है। देखिए किडनी नहीं, देखिए इसमें सही ऑप्शन है ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। यकृत होता है, यकृत मतलब होता है लीवर। लीवर में कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब देखिए इसमें किडनी है, अग्नाशय है, प्लीहा है, गर्भाशय है, तो यकृत, ठीक है, यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। कुप्फर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती हैं। चलिए जबकि प्लीहा को देखिए ब्लड बैंक कहते हैं, प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन है निम्न में से एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? एल्यूमिनियम मतलब किस अयस्क से निकाला जाएगा? तो देखिए बॉक्साइट है, डायस्पोर है, कोरंडम है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा, मीन्स डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बता दें कि अयस्क क्या होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ज़मीन के अंदर कुछ खनते हैं, खुदाई करते हैं, उत्खनन का कार्य चालू होता है जब ज़मीन के अंदर, तो उसमें से हमको मूर्छा लगा हुआ या जंग लगा हुआ या अशुद्धि वाला हमको कोई धातु मिल जाती है। जैसे मान लीजिए साइकिल का कोई पार्ट था, वो कभी खुदाई हुई थी और उसमें दब गया था, अब 10 साल बाद फिर खुदाई हो रही है, तो वो जो साइकिल का पार्ट पहले दबा था बाद में वो जब मिलेगा उसमें कुछ जंग लग जाएगा, कुछ लोहे का अंश रहेगा। तो जब हम उसको पाएंगे ज़मीन के अंदर से, तो हम उसको यदि साफ़ करते करते चले जाएं तो एक ऐसा समय आएगा जब हमको लोहे का अंश मिल जाएगा। तो लोहे वाला पार्ट अगर उसमें से हम निकाल लें तो वो हमको अयस्क, तब उसे हम अयस्क कहेंगे। लोहा जिस भाग में से निकालना है उस पूरे सिस्टम को अयस्क कहेंगे, वही अयस्क है एल्यूमिनियम का। मतलब कि ज़मीन के अंदर की जब खुदाई होती है तो उसमें अगर बॉक्साइट मिल गया तो उसमें से हमको एल्यूमिनियम धातु निकालने का मौका मिल जाता है, मतलब एल्यूमिनियम धातु उसमें से निकल जाएगी। तो बॉक्साइट, डायस्पोर, कोरंडम ये सभी एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सभी समभारिक, मतलब कि आइसोबार बोलते हैं अंग्रेजी में, सभी समभारिकों में समान होता है। क्या समान होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर न्यूट्रॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक या फिर द्रव्यमान संख्या। देखिए समभारिक है, समभारिक मतलब सम माने समान, अब भारिक मीन्स होता है परमाणु भार। परमाणु भार को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु भार भी कहते हैं, परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या कहते हैं और द्रव्यमान संख्या को परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। और इस द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक साथ नहीं दिया है, अलग अलग दिया है, तो ये दोनों नहीं होंगे। परमाणु क्रमांक जब समान होगा तो उसे हम समस्थानिक कहेंगे, ठीक है, आइसोटोप कहेंगे। लेकिन आइसोबार है, समभारिक तो बचा एक द्रव्यमान संख्या, तो ये द्रव्यमान संख्या उनमें समान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में से दूरी का मात्रक है, मतलब कि दूरी का मात्रक कौन है, मतलब कि इनमें से कौन ऐसी चीज़ है जिससे दूरी नापा जाता है। तो देखिए फर्मी, फर्मी क्या होता है? यह फर्मी को हम यप से दिखाते हैं, स्मॉल यप से, या फिर पूरा लिख देते हैं फर्मी, ठीक है। ये फर्मी जो है ना किसी भी पदार्थ में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसी भी पदार्थ में, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, ठोस, द्रव, गैस, जब उसको हम छोटा छोटा करते चले जाएंगे तो जो सबसे छोटा हिस्सा मिलेगा, जो दो भागों में बंटने लायक नहीं रहेगा, उसमें 3 कण होते हैं मूल रूप से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो नाभिक में रहते हैं उन्हीं दोनों कणों के बीच की दूरी फर्मी में नापी जाती है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 2 से 3 फर्मी होती है, 2 फर्मी या 3 फर्मी होती है, और उनके बीच की दूरी फर्मी में नापी जाती है। तो फर्मी क्या है? दूरी का मात्रक है। अब देखिए पार्सेक, पार्सेक क्या होता है? जैसे एक ग्रह, जैसे मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह है, तो कोई दूसरा ग्रह है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, कुछ भी है, तो 2 ग्रहों के बीच की दूरी को पार्सेक में नापते हैं हमेशा। तो ये ग्रहों के बीच की दूरी है पार्सेक। फर्मी न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी है। और एंगस्ट्रॉम क्या है?
तो एंगस्ट्रॉम जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है या वायरस है, तो उसकी जो साइज होती है ना, उसकी जो लंबाई होती है वो 2 मीटर 4 मीटर नहीं होती कि हम आराम से फीता लेके नाप दें। तो उसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, मतलब उसका डाया या उसका व्यास या फिर उसकी दूरी या उसके पूरे आकार की लंबाई वो बहुत छोटी होती है, तो उसको हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। या फिर कोई तरंग होती है जैसे अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, प्रकाश की किरण या फिर प्रकाश की तरंग, ठीक है, तो वो सभी बहुत 1 सेकंड में जितनी दूरी चलती है ना उसको एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। तो इस प्रकार से तीनों दूरी नापने की इकाइयां हैं, मात्रक हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मीन्स सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड कौन है? मतलब कि इसमें दुनिया में कौन सा पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पॉलीसेकेराइड है? तो देखिए दुनिया में सबसे अधिक क्या है? पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा हैं। हम लोगों की भी जनसंख्या उनके आगे कम हो जाएगी, तो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो वही भोजन हम लोग खाते हैं, तो उनकी संख्या ही ज़्यादा रहेगी, हमारी संख्या तो ज़्यादा रहेगी नहीं। तो उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी, तो पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण में वो स्टार्च होता है। बाकी ग्लूकागॉन, ग्लाइकोजन और माल्टोज ये सभी नहीं होते हैं। स्टार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टार्च का फार्मूला आपसे पूछा जाएगा तो C6H10O5 और ये टोटल होता है यन बार। यन मतलब होता है 2-4 हज़ार, 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे। यही होता है स्टार्च। यह पौधों द्वारा बनाया गया भोजन होता है। यह भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनाते हैं पौधे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम क्या होता है? देखिए हमारे शरीर में चाहे भोजन का डाइजेशन हो, चाहे फिर श्वसन तंत्र हो, चाहे फिर पाचन तंत्र हो, चाहे जनन तंत्र हो, या फिर भोजन का पाचन हो, या फिर किसी भी अंग के कट जाने पर ब्लड का वहाँ पे जमाना हो, ये सभी कार्यक्रम जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं या फिर जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं किसी भी जीव जंतु के शरीर के अंदर, वह सभी किसी न किसी फैक्टर के माध्यम से होती हैं, किसी न किसी चीज़ के देख रेख में होती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। एंजाइम को जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं, ठीक है। और शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, उन सभी की देख रेख करने वाले कारकों को हम एंजाइम कहते हैं। और ये एंजाइम मुख्य रूप से क्या होती है? तो प्रोटीन होती है या फिर प्रोटीन का बना होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए अगला क्वेश्चन है, भारी हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? देखिए भारी हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन के बारे में तो जानते हैं आप लोग। देखिए हाइड्रोजन जो है ना, ये दुनिया का सबसे हल्की गैस है और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, ठीक है। और ये देखिए इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, याद रखिएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं इसके समस्थानिकों की। तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिकों में देखिए कौन कौन है? तो पहले को कहते हैं प्रोटियम और इसका संकेत होता है 1H1, ठीक है। ये देखिए ये मेन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं और ये सबसे हल्का समस्थानिक होता है, ठीक है। देखिए दूसरा जो है उसका नाम है ड्यूटीरियम। तो ये ड्यूटीरियम जो होता है ना, इसी को भारी हाइड्रोजन कहते हैं। इसका फार्मूला होता है 1S2। तो ये जो है इसी को डी से भी दिखाते हैं हम, डी से। और तीसरा जो होता है वो होता है टाइट्रान ये सबसे भारी समस्थानिक होता है, सॉरी ये जो है सबसे रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन होता है? तो टाइट्रान होता है, इसको टी से दिखाते हैं और इसका फार्मूला होता है 1H3 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ये देखिए जो दूसरा है ना, इसको कहते हैं भारी समस्थानिक। पानी का मतलब हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक कौन होता है? तो ड्यूटीरियम होता है, इसका दूसरा नाम होता है ड्यूट्रॉन और इसमें ऊपर देखिए कितना है? 2, तो इसका परमाणु भार 2 होता है, ठीक है। और प्रोटियम सबसे हल्का समस्थानिक जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये प्रोटियम बताएंगे आप, इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं, ठीक। तो देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, इसमें से जो भारी हाइड्रोजन है वो कौन है? तो ड्यूटीरियम है, इसको डी से दिखाएंगे। इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। एक बार पूछा गया है भारी जल का, 2018 में पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में कि भारी जल का परमाणु भार कितना है? भारी जल, यदि भारी जल आता है तो भारी जल का फार्मूला होता है D2O। देखिए इसमें एक डी का अभी आपको बताया है, एक डी का होता है 1S2, तो एक डी का 2 हो जाएगा, तो 2 डी है यहाँ पे, तो 2 डी का 4 हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन का होता है 16, 16 4
20। तो भारी जल मतलब D2O का परमाणु भार कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी से भरे टैंक में दाब सबसे अधिक कहाँ लगेगा। तो देखिए सभी जगहों पर एक समान लगता है। अगर कहीं भी किसी टैंक में पानी अगर भरा हुआ है तो सभी जगहों पर एक समान दाब लगेगा। और इस किस फार्मूले से लगेगा, तो P बराबर HDG से लगेगा। ठीक है, जिसमें H क्या है, ऊंचाई है, D गहराई है, और G क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण है, माइनस में रहेगा। ऊपर की तरफ अगर रहेगा तो नीचे की तरफ रहेगा तो पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, P क्या है, टोटल प्रेशर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सदिश राशि का उदाहरण है। सदिश राशि का उदाहरण कौन है। स मीन्स होता है साथ में, दिश मीन्स होता है दिशा, मतलब कि कौन सी ऐसी राशि जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। दिशा और परिमाण, परिमाण मीन्स होती है लंबाई या फिर एक फिक्स वैल्यू मीन्स लंबाई से मतलब है। तो जिन राशियों में दिशा और परिमाण दोनों साथ साथ होते हैं, या फिर जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है, उनको कहते हैं सदिश राशि। तो देखिए जिनमें व लगा होता है ना, वो सदिश राशि होती है। प्रायः शुरू में अगर व लगा है या व लगा है, ब लगा है, तो वो भी सदिश राशि होती है। देखिए संवेग इसमें सदिश राशि हो जाएगी। कार्य अदिश राशि है। W बराबर होता है F×D बल गुणे विस्थापन। ठीक है, W×S भी होता है। दाब जो है अदिश राशि है, इसको याद रखिए, बार बार पूछा गया है। ऊर्जा, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो ये जो है कार्य भी किसी भी दिशा में हो सकता है। तो ये तीनों क्या है, अदिश राशि। अ मीन्स होता है अपसेंट, दिश मीन्स होती है दिशा, मतलब जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती उन सभी को अदिश कहते हैं। तो संवेग हो जाएगा सदिश, बाकी तीन हो जाएंगे अदिश। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें के एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये तीनों एग्जाम्पल अदिश, बाकी संवेग सदिश। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में दोस्तों। हाँ दोस्तों, पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिएगा। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और किसी भी चक्कर में मत रहिए, क्वेश्चन कहीं और से नहीं पूछा जाएगा। बस जितना कवर कराया जा रहा है इससे पढ़िए, और इससे रिलेटिव और भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप, यदि पढ़ने का बहुत मन है तो इसको भी नोट भी करते चलिए सारे पॉइंट। अब एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, तन मन से लग जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तन मन से लग के तैयारी कर लीजिए अपनी। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।